बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट किया था। फ्लूइड डायनेमिक्स में फ्लूइड विल फ्लो, और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं आइडियल फ्लूइड। इसकी प्रॉपर्टी बताई थी, जब डायनेमिक्स की बात करें तो नॉन विस्कस और दूसरा इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल प्रेशर अगर चेंज करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, उसका डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के इस चैप्टर में हम कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर कोई पाइप से फ्लूइड फ्लो कर रहा है pipe, then what is volume flow rate? वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा? लेट्स दिस इज द पाइप और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, लिक्विड इज फ्लोइंग विथ वेलोसिटी V, V वेलोसिटी जा रहा है बच्चों, तो समझो इसको 1 सेकेंड में कितना लिक्विड बाहर आएगा। तो इमेजिन करो कि ये 1 सेकेंड में ये जो लेयर है अभी t=0 पे, वो 1 सेकेंड में लेयर कितना दूर जाएगा? v स्पीड से जा रहा है, तो ये जाएगा v डिस्टेंस, इजंट इट? 1 सेकेंड में ये लेयर v डिस्टेंस ला जाएगा। 1 सेकेंड के बाद यहां जो लेयर है इतना लिक्विड बाहर आ जाएगा, इतना लिक्विड, और इसका वॉल्यूम कितना है? एरिया A इंटू V। ये वॉल्यूम फ्लो रेट कितना हो जाएगा बच्चों? 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम आएगा? A इंटू V। क्या ये सबको समझ में आया? यस सर। अगर कोई पूछा जाए मास फ्लो रेट कितना होगा, 1 सेकेंड में कितना मास जाएगा? तो A इंटू V वॉल्यूम, अगर डेंसिटी रो है तो इतना हो जाएगा मास फ्लो रेट। इफ देयर इज ए पाइप जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो चेंज कर रहा है, इसका एरिया सपोज A1 है और यहाँ पे एरिया सपोज A2 है, यहाँ पे लिक्विड का वेलोसिटी लेट्स V1 है और यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, और ये लिक्विड देखो, ये पाइप कहीं से लीकेज नहीं है, तो जितना लिक्विड यहां से आ रहा होगा वो सारा लिक्विड बाहर जा रहा होगा, बिकॉज कोई लीकेज भी नहीं है और कहीं पे स्टोर भी नहीं हो रहा है ना। सो व्हाट इज द वॉल्यूम फ्लो रेट? कितना इन कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन एरिया से? A1 V1, यहां से कितना बाहर जा रहा है? A2 V2। दिस विल बी इक्वल, इसी को बोलते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। है ना। एक्चुअली यहां पे हम ले रहे हैं कि ये इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड है, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो ये लिखेंगे। बट अगर डेंसिटी वेरिएबल होता तो क्या लिखते? एक्चुअल होता मास फ्लो रेट विल बी इक्वल, जितना मास इन करेगा उतना ही मास बाहर जाएगा। इट इज मास विच विल रिमेन कंजर्व, बट इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट, तो यही चीज क्या आ जाता है? ये हो जाएगा। अदरवाइज
ओरिजिनल इक्वेशन होता है बच्चों A1V1 ρ1 इज इक्वल टू A2V2 ρ2। अगर यहाँ पे डेंसिटी अलग होता लिक्विड का, यहाँ पे अलग हो जाता, बिकॉज प्रेशर चेंज हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक और दिस वन इज स्पेशल केस। तुम्हें ज्यादातर यही क्वेश्चंस की काम पड़ेगी। यहां तक बच्चों क्लियर कॉन्सेप्ट? कुछ बच्चे तो इतना Yes, sir. चैतन्य भाई क्लियर? यस सर। अब बताना, अगर इस सवाल में मैं पूछूं कि लिक्विड ऐसे आ रहा है, ये ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर यहाँ पे V1 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो V2 क्या होगा डायग्राम के अकॉर्डिंगली? मोर देन 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड कि लेस देन 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड कि इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड? इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड आई थिंक। अथर्व, यस सर। हमारा फर्स्ट लेक्चर Greater. नहीं सर, Greater than. more than मोर देन। क्या बात है, देखो यार सब लोग एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं मोर देन। बच्चों देखो यहाँ पर अगर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, डायग्राम में हमने क्या दिखाया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा दिखाया, ये छोटा दिखाया है। सो A1 बड़ा है और V1 छोटा है, इसका प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट इक्वल है। A2 बच्चों छोटा है तो V2 को बड़ा होना पड़ेगा ना। V2 क्या हो जाएगा, यहां से V2 हो जाएगा A1 by A2 into V1। ये बच्चों डायग्राम में क्या दिख रहा है, मोर देन 1 है ना। सो V2 इज मोर देन V1। क्रॉस सेक्शन एरिया कम करोगे तो स्पीड ज्यादा होगा। और तुम बचपन में अपने गार्डन में जो पानी डालते थे तो उसको क्या करते थे, ऐसे थोड़ा सा दबा देते थे, इसका क्रॉस सेक्शन कम करते थे तो ज्यादा स्पीड से नहीं निकलता था, दूर तक जाता था। ऐसा नहीं कियो? पाइप से पानी जाता है, उसको Yes, प्रेस sir. कर देते तो नहीं देखो ज्यादा Yes, बढ़ sir. जाता है। यस, ये सब प्रैक्टिकल तो करो, जो पढ़े हो मतलब जो एक्सपेरिमेंट किए हो बचपन में वही सब तो पढ़ा रहा हूँ, सब मिटा रहा हूँ बच्चों को। तो अगर कोई पूछा जाए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो अभी हमने लिखा था वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था, तो कंजर्वेशन ऑफ मास, इनफैक्ट कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम कह रहे थे, बिकॉज डेंसिटी कांस्टेंट है, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड की हम बात कर रहे हैं। समझ में आया? मेडिकल में ऐसे ही पूछ देता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। चलो बच्चों यहां तक हमने लास्ट में पढ़ाया था और कुछ पढ़ाया था। हमने बताया था स्टेडी फ्लो क्या होता है, लास्ट क्लास में लिखा दिया था। मैंने कहा था अगर फ्लो स्टेडी है, स्मूथ फ्लो ऐसे समझो, और मैंने एग्जांपल दिया था टैप वाटर को थोड़ा सा ओपन करो, बहुत स्मूथली वाटर बाहर निकलता है, और अगर थोड़ा ज्यादा कर दो तो कुछ इधर जा रहा है कुछ इधर जा रहा है। नो वन कैन प्रेडिक्ट कि कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर ड्रॉप किस टाइप का शेप लेगा, किधर जाएगा, कौन सा मोशंस लेगा, तो होगा टर्बुलेंट फ्लो। अगर स्टेडी फ्लो है बच्चों तो उसका कंडीशंस में बता रहा हूँ, यहां से कोई पार्टिकल जा रहा है, इसका वेलोसिटी अभी v1 है और ये ना ये पाथ फॉलो कर रहा है। अब अगर दूसरा पार्टिकल यहाँ पे आया तो दूसरा पार्टिकल का भी वेलोसिटी v1 रहेगा, तीसरा पार्टिकल यहां से जो क्रॉस करेगा वो भी v1 से ही क्रॉस करेगा, एंड ऑल द पार्टिकल विल फॉलो द सेम पाथ जो यहां से क्रॉस कर रहा है। जो यहां से क्रॉस कर रहा है, सपोज ये ऐसे जा रहा है तो दूसरा पार्टिकल यहां से आया वही वैसा ही जाएगा, ऐसा ही जाएगा, है ना। अब ऐसे ऐसे 2 4 5 पार्टिकल का पाथ को दिखा दिया तो ये कुछ स्ट्रीम लाइन बन गया, कुछ लाइन बन गया, इसी को बोलते हैं बच्चों स्ट्रीम लाइन।
है ना। अगर स्टेडी फ्लो है तो ये जो स्ट्रीमलाइन बन रहा है वो दो स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अगर इंटरसेक्ट करता तो क्या होता, तो कहता होता क्या कि इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का पाथ इंटरसेक्ट करा, मतलब वहां पे दो पार्टिकल कोलाइड करेगा। अगर कोलाइड करेगा तो फिर मोशंस बहुत ही चेंज हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा, स्टेडी नहीं रहेगा। तो ये जो स्ट्रीमलाइन दिखाया हूं जिसमें स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं। तो स्टेडी फ्लो बोलो या इसी को लामिनार फ्लो भी बोलते हैं, इसी को स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं। क्लियर? ये बहुत ही सिंपल सा केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज फ्लूइड का जो फ्लो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग में तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है ये फ्लूइड डायनामिक्स। तो सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर मैं कहूं कि अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है बच्चों तो क्या किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का वेलोसिटी विद द टाइम कांस्टेंट होगा क्या? कहोगे नो सर। यस। नहीं, गलत। यहां से अगर पार्टिकल अभी गया तो यहाँ पे आया तो इसका यहाँ पे वेलोसिटी अलग हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी अलग हो सकता है, यहाँ पे अलग हो सकता है, लेकिन इस पॉइंट से पास करने वाला हर पार्टिकल इसी v1 से पास करेगा। स्टेडी फ्लो इस पॉइंट से पास करने वाला यहाँ पे जो वेलोसिटी एक पार्टिकल पास किया दूसरा भी उसी स्पीड से पास करेगा, बट दिस पर्टिकुलर पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो सकता है, स्पेस के साथ चेंज हो सकता है। इतना डेप्थ में कोई नहीं बोलता, तो ये सुन लिया तो याद रह जाएगा। अब जब हम स्ट्रीमलाइन ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, तो देखना स्ट्रीमलाइन अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर इस क्रॉस सेक्शन से हमने 10 स्ट्रीमलाइन ड्रॉ किया तो यहां से भी 10 ही जाएगा, बिकॉज स्ट्रीमलाइन को बीच में जाके गायब नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल पाथ यहाँ पे आया और मिस्टर इंडिया थोड़ी बन जाएगा कि गायब हो जाएगा, तो ये जाएगा ही। सो स्ट्रीमलाइन को बीच में से हम छोड़ नहीं सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सब पढ़ाएंगे बाद में। सो नाउ यू कैन से दैट कि अगर इसमें से मैंने अभी 2 4 ड्रॉ किया है, यहां से 4 ड्रॉ किया तो यहां से भी 4 ही पास कर रहा है। किसी ने थोड़ा सा अच्छा बच्चा है, बहुत सिंसियर बच्चा है, उसको थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करने में मन लगता है, गार्गी ने 10-15 ड्रॉ कर ली होगी, तो गार्गी ने अगर यहाँ 10 ड्रॉ किए तो यहाँ से भी 10 ही ड्रॉ करना है। सो इट इज अपॉन कि हाउ फाइन ड्रॉइंग यू आर डूइंग, लेकिन ये जरूर है कि यहां से भी 10 तो यहां से भी 10। बच्चों एक मैं कंसेप्ट डिस्कस करता हूं, डेंसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन। अब मैंने कहा ड्रॉ करने के ऊपर तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना ड्रॉ कर रहे हो। तो हम 10-15 नहीं देखेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे कि यहाँ और यहाँ के बीच में। कहोगे सर डेंसिटी कैसे देखेंगे, कितने स्ट्रीमलाइन है इतने एरिया में, तो यूनिट एरिया से कितना स्ट्रीमलाइन होगा, यहाँ भी यूनिट एरिया से कितना स्ट्रीमलाइन होगा। सो कैन यू कंपेयर कि ये पॉइंट 2 पॉइंट और ये पॉइंट 1 पॉइंट है, एट विच पॉइंट स्ट्रीमलाइन का डेंसिटी ज्यादा है। धनंजय, किस पॉइंट पे स्ट्रीमलाइन का डेंसिटी ज्यादा है बच्चों, कि दोनों जगह इक्वल है। राशि, आयुष, यादव दोनों ने आंसर किया है। प्रथमेश भांडवे बहुत बढ़िया, देवकी बहुत बढ़िया। धनंजय नहीं सुन पा रहे हो क्या? प्रिया पाटिल गुड, गार्गी, लोकेशा करेक्ट है, कृष्णा सिंह करेक्ट, अथर्व गांगुरे गलत है, अथर्व, संस्कृति जगाले गलत, और कोई? मानसी, दिया करेक्ट, मानसी गावस्कर करेक्ट, अर्शल महाजन रॉन्ग, अथर्व रॉन्ग, 2-3 बच्चे ने रॉन्ग गलत दिया आंसर। रोहन करेक्ट।
यार हमने डेंसिटी बोला है, डेंसिटी। सॉरी करेक्ट, सॉरी से पहले धनंजय रॉन्ग है। बच्चों डेंसिटी का मतलब अभी बोला भी मैंने, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मैंने कहा नंबर ऑफ लाइंस सेम होगा दोनों जगह, लेकिन इसका एरिया ज्यादा है, तो यहाँ का डेंसिटी कम है। डेंसिटी एट 2 is greater than density at 1 in this diagram. Density of a streamline. अच्छा एक चीज बताना, अभी अभी तुम लोगों ने बताया सर यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2। हमें अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या बताया था, v2 ग्रेटर देन v1 था, बिकॉज a2 लेस था। So can we conclude that greater the stream line density, greater will be velocity? और ये विजुअलाइजेशन के लिए ये डायग्राम ड्रॉ करता है स्ट्रीमलाइन। तो अगर कहीं स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्ट्रीमलाइन से हम उसको दिखा रहे हैं, तो अगर डेंसिटी जहां पे मुझे ज्यादा दिखेगा वहां पे कहेंगे लिक्विड का, फ्लूइड का स्पीड ज्यादा होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? रिया को था ब्रेक क्लियर? बच्चों मैंने तो बताया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, समझाया जितना लिक्विड आ रहा उतना ही बाहर जाएगा, एक्युमुलेशन नहीं है। और मैंने कोई सवाल भी नहीं कराया, बट एक सवाल तुम्हें दे दिया, एग्जाम में आ गया एक सवाल, दो पाइप और मर्ज हो गया। सपोज इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है A1 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 जो है लेट्स 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये A3 है विच इज लेट्स 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा दे दिया। यहां से लिक्विड इस पाइप में आ रहा V1 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और यहां पे आ रहा है V2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पे वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर जाएगा ये पूछ दिया है। तो क्या इसको सॉल्व कर पाओगे बच्चों? कॉमन सेंस का सवाल है। क्योंकि सर आपने तो एक ही पाइप बताया था, इधर दो पाइप वाला क्वेश्चंस पूछ दिया, आप तो पढ़ाते उड़ाते हो नहीं कुछ, कैसे करेंगे इसको? तुम लोग पास भगवान ने बहुत दिमाग दिया है, यू कैन सॉल्व इट। क्योंकि सर कॉमन सा सेंस है, जितना लिक्विड आ रहा है उतना ही बाहर जाएगा। आ कितना रहा है A1 V1 10 into 12 प्लस यहां से कितना आ रहा है 12 into 5, और यहां पे कितना जाएगा, ये बाहर जा रहा है बच्चों 15 into V3। तो यहां से देखो V3 कितना आ जाएगा, चेक कर लो, V3 विल बी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, 12 आ जाएगा।
तो अभी पानी बचाओ का बहुत मतलब बड़ा रोल है, पानी बहुत वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो पहले फसल में पानी डालने के लिए क्या होता है, बहुत सिंपल सा केस ये करते थे कि पानी छोड़ दिया पूरे खेत में, फील्ड में पूरा पानी चला जाता था, तो उतना काम जरूरत होता नहीं था। प्लांट्स जो होते थे एक एक करके होते हैं, तो उसके लिए क्या किया गया, मेथड यूज किया गया, ड्रिप इरिगेशन। तो क्या होता है, सपोज एक प्लांट यहाँ, एक प्लांट यहाँ, एक प्लांट यहाँ है, तो सिर्फ डायरेक्टली इस प्लांट को ही पानी देते हैं। तो इसके लिए क्या मेथड यूज किया गया कि ऐसे पाइप बना दिया गया, है ना, और पाइप्स में होल्स बना दिए। तो इस पानी यहां से आ रहा है, सपोज ये क्रॉस सेक्शन जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वहां पे वेलोसिटी v इक्वल टू सपोज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे स्मॉल होल पुट कर दिया, और इसका क्रॉस सेक्शन सपोज दे दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और कह दिया जाए कि इससे जो वाटर निकल रहा है वो v नॉट इक्वल टू कुछ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से निकल रहा है, नहीं थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से निकल रहा है। और इसमें अगर ऐसा दे दिया जाए और कहा जाए कि बताओ कि एक मिनट में ये प्लांट कितना वाटर रिसीव करेगा, हाउ मच वाटर इट विल रिसीव इन 1 मिनट, ऐसा दिया रहेगा, या 5 मिनट्स में या 1 आवर में, जो भी रहेगा। तो तुम क्या करोगे, तो सर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शन लिया है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से निकल रहा है, तो व्हाट इज वॉल्यूम फ्लो रेट। सवाल क्या है, फाइंड वाटर रिसीव्ड बाय प्लांट इन 1 मिनट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम फ्लो रेट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ए इंटू वी कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ए वी इंटू 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। बच्चों ये सेकेंड जाएगा, कितना हो जाएगा ये 600 सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स 1 मिनट में 600 सीसी वाटर ये रिसीव करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल। Yes, sir. अगर पूछा जाए कि ऐसे कितने प्लांट्स को हम इरिगेट कर सकते हैं अगर यहाँ पे इस स्पीड से जा रहा है, कितने प्लांट्स जो यहां से 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से बाहर निकल रहा होल से, अगर ऐसा है तो कहोगे सर ये एन, सपोज एन ऐसे होल से बने हुए इसमें, तो एन इंटू एक से जाना 1 A1 इंटू V1 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू इसका कितना, इससे वाटर कितना जाना है 100 इंटू इससे कितना स्पीड है A इंटू V 20, तो कितना वाटर को हम कितने प्लांट्स को इरिगेट कर सकते हैं, इतना वाटर अगर सेंड कर रहे हैं तो ये लिख लोगे। So n इक्वल टू बहुत ही इजीली आ जाएगा कितना बच्चों 200। बहुत बढ़िया, 2-3 साल पहले ओलंपियाड में ऐसा ही सवाल पूछा था, या तो n निकालना था या v कुछ निकालना था, तो जितना वाटर आ रहा है और ये कितना वाटर बाहर जा रहा है उसको इक्वेट करना है।
ये तो हो गया छोटे मोटे सवाल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पढ़ना है, दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन। तो इस चैप्टर में जो मेन चीज पढ़ना है यही पढ़ना, बर्नौलीज इक्वेशंस क्या है। बच्चों पहले बर्नौलीज इक्वेशंस लिख ही देता हूं। अगर एक पाइप है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे A1 है, यहाँ पे सपोज A2 है, यहाँ पे लिक्विड का वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे लिक्विड का वेलोसिटी V2 है। V1 V2 में रिलेशन निकालने आता है। कोई रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस से सपोज इसका सेंटर जो H1 हाइट पे है, इसका सेंटर सपोज H2 हाइट पे है ना। तो लिक्विड का ना प्रेशर अलग अलग होगा, अलग क्रॉस सेक्शन यहाँ पे। तो किसी पॉइंट पे प्रेशर यहाँ का P प्लस हाफ रो V स्क्वायर, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, V इज द वेलोसिटी एट दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, प्लस रो GH दैट इज कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन। कहोगे सर H क्या है, तो कोई रेफरेंस लाइन से उसका हाइट। अब ये हर क्रॉस सेक्शन के लिए ये टर्म लिखोगे तो हर क्रॉस सेक्शन के लिए सेम ही आएगा। जैसे अगर मैं इस दो पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे P1 प्लस हाफ रो, यहाँ पे सपोज स्पीड है V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2 इक्वल हो। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा बिकॉज मैंने कुछ डायरेक्टली इक्वेशंस लिख दिया है, रिजल्ट लिख दिया, ये होता है। दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। मतलब प्रेशर यहाँ पे जो वेलोसिटी का स्क्वायर है करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड, और रो जीएच एमजीएच का टर्म है पोटेंशियल एनर्जी। सो प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इस तीनों का रिलेशन है। सो इसको बच्चों याद कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसका प्रूफ चाहिए है ना। प्रूफ मैं शॉर्ट में दूंगा, प्रूफ नहीं भी समझ में आया तो चलेगा, कुछ बेसिक बात है वो याद रखना है। अच्छा, इसका जो प्रूफ है, दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। मेडिकल में तो यही पूछता है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, या एनर्जी कंजर्वेशन शॉर्ट में बोल देते हैं। इनफैक्ट अगर इनसाइड जाओ, थोड़ा डेप्थ में जाओ, तो एनर्जी कंजर्वेशन की जगह पे कर सकते हैं बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बेसिकली है बेस्ड ये वर्क एनर्जी थ्योरम पे, शॉर्ट में इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो मेडिकल में यही सवाल आता है। बच्चों हमें इसको प्रूफ करना है, शॉर्ट में मैं बताता हूं कैसे प्रूफ करना है। तो ये स्टेटमेंट यहां तक लिख लो। मेडिकल बैच बहुत ज्यादा प्रूफ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट तब भी समझ लेना। देखो ये जो लिक्विड है ना, अभी किसी पाइप से फ्लो कर रहा है, ये बड़ा सा पाइप है, ये सेगमेंट इतना छोटा सा दिखाया हुआ। लेट्स कंसीडर दिस एज ए सिस्टम। इतने लिक्विड को मैं सिस्टम ले लिया, अपना बॉडी ले लिया।
अब इस पे ना वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। कहेंगे कि इस पे वर्क कौन कर रहा है, दिस इज नॉन विस्कस, तो कुछ मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं होगा। लेकिन इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बच्चों, कौन लगा रहा है, इधर वाला लिक्विड लगा रहा है, बचा हुआ लिक्विड। कितना फोर्स लगा रहा होगा, P1 इंटू एरिया का, इधर। यहाँ पे दूसरे तरफ का लिक्विड, यहाँ का प्रेशर सपोज P2 है, तो इधर फोर्स लगा रहा होगा कितना, P2 इंटू एरिया। बच्चों अगर यहां से यहां जा रहा है इधर, तो किसी टाइम, छोटा सा टाइम डेल्टा टी में, या dt भी कर सकते हैं, डेल्टा टी में ये कितना दूर चला जाएगा, बहुत छोटा सा टाइम। व्हाट इज दिस डिस्टेंस, यू विल से दैट सर ये v1 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। मैं पूछूं कि ये वाला लेयर थोड़ा दूर चला जाएगा बच्चों, थोड़ा दूर, ये कितना दूर जाएगा हर्षल महाजन डेल्टा टी टाइम में, V2 डेल्टा, ये चला जाएगा v2 डेल्टा टी। अरे बच्चों ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, जो हम बात कर रहे हैं बर्नौलीज इक्वेशन, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए वैलिड है। अभी ये लिक्विड जो इतने पार्ट में था, डेल्टा टी टाइम बाद ये इस पार्ट में आ गया, यही लिक्विड यहां से ये ऐसे चला गया। इज इट क्लियर? अब मैं बात करूं कि यहां पे जो लिक्विड पहले था, अब भी वही लिक्विड है या अलग लिक्विड है? साक्षी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वही जो है। पहले लिक्विड था वही वाला है या आगे वो दूसरा लिक्विड आ गया? दूसरा लिक्विड आ गया बच्चों, बिकॉज ये पूरा लिक्विड जा रहा है ना आगे, द होल लिक्विड इज गोइंग अप। बट पहले यहाँ पे जो लिक्विड था उसका अगर वेलोसिटी v डैश था बच्चों, तो बाद में जो लिक्विड यहाँ पे आया है उसका भी वेलोसिटी v डैश ही होगा क्या? हाँ। क्योंकि हमने बताया था स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्टडी फ्लो है, इसलिए ऐसा होगा। अब सुनना, हमें ना लिखना है कि व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड अभी t इक्वल टू 0 से लेकर के डेल्टा t टाइम का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तुम कहोगे सर बहुत ही सिंपल सा है। अब देखो कि इतने पार्ट में ये लिक्विड यहां चला गया, इतना पार्ट तो कॉमन है, ये वाला पार्ट, हालांकि ये लिक्विड दूसरा आ गया, लेकिन वेलोसिटी का प्रोफाइल तो वही है। मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी इस पार्ट में था पहले, इतने पार्ट में बाद में भी वही रहेगा। तो इफेक्टिवली कह सकते हैं कि ये पार्ट का जो लिक्विड था, इफेक्टिवली ये पार्ट का लिक्विड यहां चला गया है, कह सकते हैं ऐसा। तो अगर मैं कहूं कि डेल्टा टी टाइम में व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, you will say that सर बहुत ही सिंपल सा है, डेल्टा के यही लिक्विड यहां चला गया, बाकी वाला भी चेंज हुआ, लेकिन ये तो इतना पार्ट का एज इट इज है, पहले जैसा था वैसा ही है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका कितना हो जाएगा? कहोगे सर हाफ m, m कैसे लिखेंगे बच्चों? इसका वॉल्यूम कितना होगा? A2 V2 डेल्टा टी इंटू रो, हाफ m इंटू V2 स्क्वायर। अब इनिशियली इस पार्ट में लिक्विड था, तो इसका काइनेटिक एनर्जी था इनिशियल हाफ A1 V1 डेल्टा टी, ये हो गया वॉल्यूम इंटू रो इंटू V1 स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई?
दर्शिता जान, ये समझ में आया क्या कंसेप्ट? अगर मैं पूछूं व्हाट इज डेल्टा यू ऑफ द ग्रेविटेशन, यू विल से दैट कि सर ये वाला पार्ट का तो एज इट इज है, उतना ही मास है। इफेक्टिवली ये पार्ट यहां चला गया है, तो इस पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी लिख लेना, इस पार्ट का लिख लेना, ये फाइनल और ये इनिशियल है। बच्चों मास तो फिर से वही लिखेंगे, m1 m2 a2 v2 डेल्टा t हो गया वॉल्यूम इंटू रो m g। सपोज ये डिस्टेंस है रेफरेंस लेवल से h2 माइनस इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, a1 v1 डेल्टा t। बच्चों देखने में बड़ा बड़ा लग रहा है बट है बहुत छोटा, इंटू a1 v1 डेल्टा t, ये हो गया वॉल्यूम इंटू रो हो गया मास gm g इंटू h1 डेल्टा u। अब कहे क्या इस पे एक्सटर्नल फोर्स कोई वर्क कर रहा है? इज एनी एक्सटर्नल फोर्स डूइंग वर्क? और वो कौन वर्क कर रहा है? तो सर ये वाला लिक्विड जो है ना वो फोर्स लगा रहा है, ये वाला फोर्स पॉजिटिव कर रहा है। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है बच्चों? यू विल से दैट सर यहाँ पे फोर्स लग रहा है P1A1 और ये कितना दूर गया है, V1 डेल्टा T गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव वर्क। अपूर्वा बताना कि यहाँ पे जो अदर लिक्विड है वो पॉजिटिव वर्क करेगा या निगेटिव? नेगेटिव। बहुत बढ़िया, निगेटिव वर्क करेगा। सो अपूर्वा माइक ऑन करके बताना क्या लिखूं यहाँ पे? क्या लिखूं वहां पे बताना। हाँ बच्चों, तो यहां तक समझ में आया? ये निगेटिव वर्क करेगा, अपूर्वा ने बताया, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो जाएगा P2A2, ये हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा V2 डेल्टा T। देखो हमने 3 टर्म लिख दिए बच्चों। अब इन तीनों में कुछ रिलेशंस है। कुछ बच्चों को तो समझ में आ रहा होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम लिख रहे हैं। बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये छोटा लिख दिया बट तुम्हें पता है ये तो है नहीं, फ्रिक्शन नहीं है, नॉन विस्कस है। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन देखो लिख दिया है, डेल्टा के भी लिख दिया, डेल्टा यू भी लिख दिया, यही चीज अप्लाई करना है। और एक चीज यहां पे देखना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 है। सो लुक एट दिस टर्म, यहाँ पे a2 v2 डेल्टा t है, यहाँ पे a1 v1 डेल्टा t है, तो ये और ये तो सेम ही है बच्चों। इधर भी देखो, इसमें भी a2 v2 डेल्टा t है, यहाँ भी a1 v1 डेल्टा t, ये सब इक्वल है जो सर्कल में कर रहा हूं। देखना यहाँ पे है कि नहीं? तो जब ये एक्सप्रेशंस लिखोगे ना तो ये सम टर्म सबसे कट जाएंगे, ये टर्म सबसे कट जाएंगे। तो देखो यहां से क्या बचेगा, अब मैं हटा रहा हूं, यहां से मिटा रहा हूं ये वाला पार्ट। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों लिखो यहाँ पे, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स।
और मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ ना जो कट जाएगा उसको नहीं लिख रहा हूं। हाफ रो V2 स्क्वायर हो गया यहाँ पे, माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर हो गया, बिकॉज ये सब कैंसिल हो जाएगा, प्लस डेल्टा यू में ये गया, क्या बचेगा, रो GH2 माइनस रो GH1 और इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स में P1 बचेगा माइनस P2। अब P2 2 वाले टर्म को इधर लेके आ जाओ, अब ये कोई दो जनरल पॉइंट था, ये टर्म का समेशन यहाँ पे, ये टर्म का समेशन इस पॉइंट पे इक्वल है, दैट मींस इसी को लिखेंगे P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट। जो इसके ना बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे। अगर सपोज मैं बात करूं कि एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ना चेंज हो रहा है, और ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में सेंट्रल लाइन सेम है, सपोज यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2 है, क्या तुम बता सकते हो, एच सेम है, दिस इज सेम फॉर 2 पॉइंट, तो P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा, कैन यू गेस? इस इक्वेशन से कुछ कंक्लूजन पे आ सकते हो, रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2? कहोगे सर अगर मैं बात करूं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, रो GS तो दोनों का सेम है, तो दोनों तरफ सेम रहेगा, ये इक्वेशन होगा। अब मुझे पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ये पता है कि V2 ग्रेटर है, यहाँ का स्पीड ज्यादा है, तो ये वाला टर्म ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये इक्वल है तो क्या होना चाहिए, ये टर्म छोटा है तो इसको बड़ा होना पड़ेगा, सो P1 विल बी ग्रेटर देन P2। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक अब सेंस बनाओ कि अगर वेलोसिटी फ्लूइड का ज्यादा होता है तो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल्स बताते हैं बच्चों, तुम्हें एंजॉय करोगे इस चीज का, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, बहुत सारे, जो ऑफलाइन क्लास होता है तो उसमें और अच्छे से बताते हैं। सबसे पहले तो अभी आजकल लोग, गर्मी का मौसम आ गया, कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, चैतन्य तो डेली 2-3 निपटा देते हैं। बच्चों अगर कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ से पीना है तो क्या करते हो, चाहते हो थोड़ा जल्दी फास्ट पिए, तो यहां से अगर ज्यादा स्पीड से शक करना चाहते हो तो अगर स्पीड बढ़ाते हो तो कुछ बच्चे ऑब्जर्व किए होंगे कि ये ना चिपक जाता है, ऐसा होता है। इफ यू ट्राई टू कि स्पीड अप कर बढ़ाना है, मुझे ज्यादा स्पीड से ज्यादा पुल करना है वाटर या कोल्ड ड्रिंक, देखो अगर स्पीड यहाँ बढ़ा बच्चों लिक्विड का तो क्या हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, और बाहर का तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही है, इसलिए क्या हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। और भी चीजें बताता हूँ बच्चों, अगर बारिश का मौसम होता है और बारिश के मौसम में अम्ब्रेला लेके बाहर निकलते हो, थोड़ी हवा चल रही होती है, जनरली बारिश के मौसम में थोड़ी हवा चलती है,
तो हवा चल रही है, तो देखो क्या होता है कि एयर इज ब्लोइंग इन दिस वे। अब ये छाता है तो इधर तो एयर नहीं आने देगा, तो क्या होगा, ये एयर ऐसे ऐसा चला जाएगा, एयर छाता से टकरा के। ठीक है, अब जब ऐसे जाता है और ये वाला तो ऐसे पास होगा, तो यहाँ पे एयर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या लगता है, देखो स्ट्रीम लाइन मैंने दिखाया, ऐसे एयर आ रहा था, ऐसे चला गया, तो यहाँ पे एयर का डेंसिटी, स्ट्रीम लाइन का डेंसिटी ज्यादा है, सॉरी कम है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो गया, तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ गया बच्चों। वेलोसिटी बढ़ गया तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। डिक्रीज। प्रेशर हो जाएगा कम। और यहाँ पे तो जो एयर है वो आराम से बैठा हुआ है, तो शांत है, तो मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ का प्रेशर तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ का हो गया प्रेशर कम। सो ये अम्ब्रेला पे कोई बच्चा ऑब्जर्व किया कि लगता है कि कोई ऊपर पुल कर रहा है मेरे अम्ब्रेला को, ये देखो प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर ज्यादा, तो ये अम्ब्रेला कैसा पुल होगा, ऊपर की तरफ पुल होता है। ऑब्जर्व किया किसी ने कि जब हवा चलती है तो अम्ब्रेला इधर जाने के टेंडेंसी की जगह पे ये ऊपर जाना चाहता है, दिस इज द रीजन। आयुष ने कहा यस सर, बचपन में बहुत अम्ब्रेले तोड़े हैं वो। और तो और अगर तूने होल्ड किया तब मजबूत है, स्ट्रांग है, होल्ड करके रखा, नहीं जाने दिया, तो क्या हो जाता है, ये छाता ही पलट जाता है, इसी को ऊपर कर देता है ना, क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा हो गया। ये भी हुआ होगा कुछ बच्चों के साथ, कोई तो बच्चा होगा जिसके साथ ऐसा हुआ, छाता उल्टा हो जाता है। और अगर कहीं सुनामी आता है बच्चों, यूएस में देखो, तो जो घर बना होता है ना ऐसा, अच्छा घर बना दिया बच्चों, जब एयर ब्लो करता है, आंधी आती है, तूफान आता है, तो ऐसे एयर ब्लो कर रहा है, तो यहाँ पे फिर से वही कहानी होती है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो जाता है, तो वेलोसिटी कम हो जाता है, सॉरी वेलोसिटी ज्यादा हो जाता है, तो प्रेशर हो गया कम, और घर के अंदर तो नॉर्मल एयर है, तो तुम देखते होगे कि ये दीवार तो एज इट इज रहता है, ये जो छत होता है ना ये ऊपर उड़ जाता है, रीजन इज दैट हवा इसको ऐसे नहीं ब्लो करके ले जाता है, इसको ऊपर पुल कर जाता है, ये बर्नौलीज इक्वेशन है, छत ही ऊपर चला जाता है। ठीक है, अम्ब्रेला उल्टा होने पे तो बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया कि हाँ सर बहुत बार हुआ है, तब नहीं पता था कि ये बर्नौलीज इक्वेशन से इसके पीछे है। बच्चों मुंबई जाओगे तो समुद्र के किनारे बहुत बड़े बड़े टावर्स बने रहते हैं, है ना। अगर कोई मान लो कि नया इंजीनियर हो जिसको उतना नहीं पता है, और वो इंजीनियर अगर टावर बना दे, और कुछ टावर, दो टावर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा कर दे, ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर बना दिया दो टावर का, कुछ डिजाइन बना दिया इस टाइप का कि यहाँ पे तो ज्यादा एरिया है ना, ये थोड़ा सा ऐसे कुछ बनाया, और इधर थोड़ा क्रॉस सेक्शन या कम हो जाए इधर, अगर ऐसा डिजाइन बना दिया, बड़े बड़े टावर होते हैं, है ना, और वहां पे तो हवा बहुत तेज चलती है, तो ऐसे अगर गया और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम हो गया, तो स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ गया बच्चों, तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा कम, और इस तरफ तो नॉर्मल प्रेशर रहेगा, तो ये बिल्डिंग पे ना ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इधर, इस पे इधर, एंड द बिल्डिंग में कोलैप्स। बच्चों अगर तुम बाद में कुछ बड़े आदमी बनाए, तो जो इंजीनियर, डॉक्टर साहब आप लोग ठीक कीजिएगा, तो देख लीजिएगा सही इंजीनियर है कि नहीं तो ऐसा बिल्डिंग खड़ा हुआ और 2 दिन के बाद ही वो दोनों लड़ जाएंगे। ठीक है, दिस इज द रीजन। ऐसा ही कुछ शिप का जो होता है स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, और शिप किनारे में अगर पास पास खड़ा है
तो बहुत ध्यान देना पड़ता है कि अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है तो the two will get attracted towards this, because ऐसा स्ट्रक्चर होता है शिप का, तो ऐसे हवा गया और यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, so the two ship may collide. समझ में आई बात? और बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, सर एरोप्लेन कैसे फ्लाई करता है, हेलीकॉप्टर कैसे फ्लाई करता है, why helicopter lives? बच्चों हेलीकॉप्टर्स में भी क्या होता है, बड़े बड़े डायने लगे रहते हैं ऐसे, और देखोगे इसको बहुत तेजी से इसको रोटेट कराता है, ऊपर के हवा को बहुत तेजी से रोटेट कराता है। ऊपर में एयर सर्कुलेशन के कारण वेलोसिटी बढ़ा तो यहाँ पे प्रेशर कम और यहाँ पे प्रेशर नॉर्मल, सो एक अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट होता है और ये ऊपर उड़ जाता है। अगर इस हेलीकॉप्टर को जाकर के मून पे रख दे, क्या पायलट इस हेलीकॉप्टर को उड़ा पाएगा मून पे? अमृता, क्या ये No. हेलीकॉप्टर मून पे काम करेगा? क्या हमारा एरोप्लेन सिस्टम मून पे जाके काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? बिकॉज वहां पे एयर है ही नहीं, एटमॉस्फेयर है ही नहीं। क्या हमारा प्लेन जिससे तुम जाते हो मुंबई से दिल्ली, चाहे कहीं और घूमने, सिंगापुर और ये, तो ये प्लेन क्या हमारे एटमॉस्फेयर से ऊपर जाके उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये प्लेन वर्क नहीं करता। जो प्लेन वर्क कर रहा है वो एटमॉस्फेयर के कारण वर्क कर रहा है, एयर के कारण वर्क कर रहा है, एयर को सर्कुलेट कराता है। तुम देखोगे हमारा जो प्लेन का डिजाइन होता है बच्चों, एरोप्लेन का, एरोप्लेन का डिजाइन बच्चों ऐसा ही होता है। थोड़ा मैंने ज्यादा ही कर्वेचर बना दिया। अब मैं डिजाइन पे जाइए तो लग रहा है पता नहीं क्या बन गया, बट कुछ ऐसा होता है बच्चों। सो एयर इज ब्लोइंग इन दिस वे, तो सारे बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे, व्हेन एरोप्लेन फ्लाइज, तो सबसे पहले ना वो रनवे पे ना बहुत तेजी, हाई स्पीड से पहले रनवे पे दौड़ता है। तो एयर अभी रेस्ट में है बच्चों, एयर इज नॉट मूविंग, विंड इज नॉट ब्लोइंग, बट ये प्लेन मूव कर रहा है ऐसे। अब बताओ यहाँ पे एयर रेस्ट में है, अब यहाँ पे जो एयर है वो तो ऐसा ही है, नॉर्मल है, बट यहाँ वाला एयर कहाँ जाएगा? इधर वाला एयर, इधर वाला एयर जो है जगह नहीं है, एरोप्लेन आ गया, तो इसको ऐसे करके ऐसे जाना पड़ेगा। जब ऐसे जाएगा तो ये एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे स्पीड में आ जाएगा, यहाँ पे ज्यादा स्पीड हो जाएगा, बिकॉज जगह नहीं है, ये सारे मॉलिक्यूल्स को इतने से पास करना है। देखो स्ट्रीमलाइन क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, एयर मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाएगा, इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाया रहता है। और स्पीड बढ़ गया यहाँ पे तो प्रेशर हो जाएगा कम, और यहाँ पे है नॉर्मल एयर प्रेशर, सो यहाँ का प्रेशर नॉर्मल है, यहाँ का कम हो गया, सो इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स। समझा क्या? तो अगर ये रनवे पे एरोप्लेन जो है उसके ऊपर डायना नहीं लगा रहता है, ये वाला नहीं है, हेलीकॉप्टर जैसा नहीं है कि वहीं से खड़े खड़े ऊपर उठ जाए, इसलिए एरोप्लेन के ऊपर नहीं है, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, ग्राउंड पे पहले रनवे पे चलना होता है ना हाई स्पीड से, देन इट एक्सपीरियंस अपवर्ड थ्रस्ट, और ये ऊपर उठता है। अब कहता है कि जाना है मुझे दिल्ली, दिल्ली से फिर टर्न लेना है कहीं, टर्न कैसे लेता है? तो इसके देखोगे जो इधर डायने लगे रहते हैं उसमें बड़े बड़े फैन होते हैं साइड्स में। बड़ा मजेदार टॉपिक है, टाइम ऐसे ही कंज्यूम हो रहा है हमारा। अब ये जो फैन होते हैं ना बड़े बड़े,
अगर मुझे सपोज ऐसे जा रहा है और मुझे ना इस तरफ टर्न लेना, इधर ऐसे जाना है, तो क्या करता है, इधर वाले फैन को ना ऑन कर देता है, इधर के एयर को सर्कुलेट कराता है, इस तरफ के एयर को, इधर का एयर सर्कुलेशन में आएगा तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा और इधर वाले का प्रेशर नॉर्मल है, सो ये इधर वाला फोर्स लगा है, सो इट विल टर्न इन दिस, ये चलेगा ऐसे। चलो बच्चों, तो एरोप्लेन कैसे काम करता है ये भी समझ में आएगा। देयर आर मेनी एग्जांपल्स जो बर्नौलीज प्रिंसिपल के। अब किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आप जब बर्नौलीज इक्वेशंस डिराइव कर रहे थे तो आपने लिया था दिस इज आइडियल फ्लूइड, इनकॉम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, बट एयर तो कॉम्प्रेसिबल भी है, एयर में विस्कोसिटी भी है, तो बर्नौलीज इक्वेशंस वैलिड होगा क्या? बर्नौलीज इक्वेशंस वैलिड नहीं होगा, एग्जैक्टली वैलिड नहीं होगा। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट नहीं होगा, बिकॉज हम कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। बट ये जरूर अभी भी प्रोफाइल मेंटेन होगा कि अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, ये प्रोफाइल कितना से कम होगा दैट डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी, कितना कंप्रेसिबिलिटी है, ये सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा, बट कम तो होगा अगर वेलोसिटी इंक्रीज करें। इज इट क्लियर? अथर्वा कुछ समझ में आया? कुछ नया चीज समझा? यस सर। हाँ, अच्छा, ये इसका रीजन ये था बचपन से जो देखते थे, और चैतन्य को तो पता है क्रिकेट में भी कुछ ऐसा होता है, बर्नौलीज इक्वेशन लगता है ना चैतन्य? अभी तो मुझे लग रहा है कि 70 का स्ट्रेंथ है, लगभग सारे बच्चे हैं अभी। तो बच्चों नेक्स्ट लिखो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। जब बर्नौलीज में डबल एल होता है, सर देखना तो यार, बर्नौलीज, ठीक है ना? नहीं सर, नहीं होता, डबल नहीं है, सिंगल ही है, डबल एल होता है, डबल एल, डबल एल, डबल एल। ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशंस का एप्लीकेशंस हमने बहुत सारे एप्लीकेशन डिस्कस कर लिए, बट सवाल उस पर थ्योरेटिकल आ सकता है, बट जो कैलकुलेशन वाला सवाल है वो वाला हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है वो है वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, और मेडिकल में तो बच्चे सिर्फ यही आता है, बहुत सारे टीचर तो बस यही पढ़ा के काम चला लेते हैं, कितना बता दिया। लिखो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। अब ये होता क्या है? सपोज एक कंटेनर है जिसमें वाटर फिल्ड है, और इसमें ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये पी नॉट है, और यहाँ पे एक होल पंच कर दिया, यहां से h हाइट नीचे, सो लिक्विड विल कम आउट फ्रॉम दिस होल। लेट्स इसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो सपोज कैपिटल ए है। हालांकि मैं कंडीशंस ले रहा हूं, कैपिटल ए जो है मच मच ग्रेटर देन स्मॉल ए है, सो ये किस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा वाटर? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि यहाँ का जो प्रेशर है ओपन टू एटमॉस्फेयर होगा तो पी नॉट हो जाएगा, और यहाँ का भी प्रेशर पी नॉट। वी विल अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इस पॉइंट के लिए, पहले इस पॉइंट को लिख रहा हूं,
पी नॉट प्लस यहाँ का वेलोसिटी v और यहाँ का सपोज यहाँ भी तो लेयर नीचे आएगा, कुछ v डैश से आएगा, पी नॉट प्लस हाफ रो इंटू वी स्क्वायर प्लस, अब रेफरेंस बच्चों यही का ले लेता हूं रो जी एच वाला, तो ये हो जाएगा 0, यहां पे लिख लेते हैं बच्चों पी नॉट प्लस हाफ रो इंटू यहाँ का भी लेयर का वेलोसिटी होगा वी डैश स्क्वायर प्लस रेफरेंस यहाँ है तो प्लस रो जी इंटू एच, लिख लिया। अब ये पी नॉट चला जाएगा, इधर ले आते हैं हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो कॉमन दैट इज इक्वल टू रो जी एच हो जाएगा बच्चों, ये रो और रो गया, और हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ए इंटू वी, वी डैश दैट इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू वी, तो वी डैश को भी रिप्लेस कर देते हैं यहां से, स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए का होल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कितना आ गया 2gh अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर, इतना हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू रूट 2gh अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर। अब सुनना, ये हो गया जनरल फॉर्मूला, बट as small a by capital A is much less than 1, so v is equal to root 2gh, और ये वाला टर्म ये बहुत छोटा है 1 से, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, सो v हो जाएगा रूट 2gh। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर। और प्रथमेश का सवाल है कि सर यहाँ का प्रेशर देखो, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, और यहाँ भी लिक्विड को छोड़ दिया तो ये भी बाहर, अभी बाहर जाएगा, तो यहाँ जस्ट ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर पी नॉट ही होगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसे हम आते हैं, अगर ये लिक्विड को बंद कर दो, क्लोज कर दो, तो यहाँ पी नॉट से बढ़ रहा, ठीक है ना, एक्चुअली प्रेशर बढ़ता, रो जी एच से बढ़ता, तो इसका लिक्विड का प्रोफाइल बच्चों कुछ ऐसा होगा कि ये लिक्विड ऐसे जाएगा, तो हो क्या रहा है कि प्रेशर चूंकि ये नीचे आ रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, मतलब ग्रेविटी के लॉन्ग जा रहे हैं नीचे, तो प्रेशर इंक्रीज होता अगर ये फ्लो नहीं करता तो, बट चूंकि फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल हो जाता है, और ये इक्वल इसलिए बता रहा है कि ये जो भी सिस्टम ओपन टू एटमॉस्फेयर है, जो सरफेस, वहां का प्रेशर पी नॉट, ये मैंने पहले भी बताया सर। लेकिन वहां से फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसका प्रेशर कम नहीं होगा? हाँ, यहाँ पे कर रहे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अदरवाइज अगर फ्लो नहीं करता तो प्रेशर पी नॉट से ज्यादा होता ना। हाँ ठीक है। अगर फ्लूइड नहीं फ्लो करता है तो प्रेशर कितना होता, पी नॉट प्लस रो जी एच होता ना, तो कम हुआ तभी तो पी नॉट ही रहा। इज इट क्लियर? हाँ सर। बिकॉज फ्लूइड में फ्लो आया है, दैट्स व्हाई प्रेशर यहाँ पे कम होकर के फिर पी नॉट हुआ, अदरवाइज होता ज्यादा, ठीक है ना। इधर देखो ज्यादा वेलोसिटी, इधर जाते तो प्रेशर रहेगा पी नॉट से ज्यादा रहेगा, इधर रहेगा। तो आज का क्लास यहीं पे फिनिश।